नमस्कार फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रशांत पाटिल फिर से एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं। आज का टॉपिक देख के शायद उसका टाइटल देख के आपके दिमाग में आया होगा कि हम लोग फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, गाइडलाइंस इसके ऊपर बात करते करते आज ये कौन से नए टॉपिक पे आ गए। जैसे कि क्या वक्त सबका आता है, क्या मेरा भी वक्त आएगा। तो जैसे मैंने पहले एक दो वीडियो के बाद बताया था कि बीच बीच में मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस को लेकर आऊंगा या मोटिवेशनल वीडियोस को मैं लेके आऊंगा। तो उसका ही एक पार्ट है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट या वक्त का सही इस्तेमाल कैसे करें। इसके लिए यह टॉपिक का नाम मैंने रखा है, क्या सबका वक्त आता है। हां, वक्त सबका आता है। वक्त को वक्त दो तो वक्त अपना भी आएगा। वक्त को वक्त दो तो वक्त अपना भी आएगा। वक्त का सही इस्तेमाल करो तो वक्त अपना भी आएगा। तो वक्त का सही इस्तेमाल हम इस टॉपिक में सीखेंगे। इसके लिए हम लोग पहले एक अलग चीज डिस्कस करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। उसका नाम है जीवन के बड़े पत्थर। ये अगर मैं जार पकड़ूं तो इस जार के अंदर मैं अभी कुछ पत्थर रखने वाला हूं। जैसे कि 1, 2, 4 छोटे छोटे पत्थर, जितने भी पत्थर इसके अंदर आ सकते हैं उतने मैं अभी रखने जा रहा हूं। जो भी टाइप के पत्थर है, जैसे भी पत्थर अपने के पास है, ये पत्थर मैं रखने जा रहा हूं। अभी आपको क्या लगता है, इसके ऊपर कुछ भर जाएगा? हम लोग आगे कुछ भर पाएंगे? ये फुल हो गया, राइट। आप सभी यही सोचते रहेंगे कि ये फुल हो गया है। हालांकि अगर मैं सही तरीके से देखूं इसको, तो इसके अंदर अगर मैं थोड़ी जगह और बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं। जैसे कि ये छोटे छोटे पत्थर है, इसके अंदर मैं डाल सकता हूं। अभी क्या लगता है आपको, अभी ये भर गया है? शायद आपके दिमाग में अभी आया होगा कि अभी भी नहीं भरा है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी स्पेस है। अगर मैं इसके अंदर कुछ थोड़े छोटे छोटे पत्थर डालना चाहूँ या कुछ रेती डालना चाहूँ तो मैं ये रेत इसके अंदर डाल सकता हूँ। और थोड़ा 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 करके मैं इसको अगर हिलाते जाऊँ तो ये रेत इसके अंदर पूरी की पूरी चली जाएगी। बराबर है। तो धीरे 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 करके मैं पूरे रेत इसके अंदर डाल सकता हूँ और ये रेत के लिए इसके अंदर और जगह बना सकता हूँ। और थोड़ी रेत इसके अंदर आ सकती है। अभी क्या लगता है आपको, इसके अंदर और रेती भर जाएंगी? अभी ये फुल है क्या? हो सकता है आपको लगे कि ये फुल है, लेकिन और थोड़ा अच्छी तरह से हम लोग इसको कुछ सेटल करना चाहे तो ये सेटल हो सकती है रेत। अभी ये फुल हुआ क्या? अभी भी फुल नहीं हुआ। अगर मैं इसके अंदर कुछ और पानी डालना चाहूँ तो जहाँ पे भी एयर गैप्स है तो ये एयर गैप से ये पूरा भरते जाएगा और ये पानी पूरा इसके अंदर भरते 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 जाके और फिर ये जार पूरी तरह से फुल होगा, क्योंकि मैंने जो पानी इसके अंदर डाला ये पूरा जार को ऑक्यूपाई करता जाएगा, अंदर की सारी स्पेस को ऑक्यूपाई करता जाएगा। तो ये थ्योरी के बाद मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या सीख मिलती है इससे? आप क्या समझ रहे हो इससे? मैंने पिछले एक बार लाइव शो के टाइम पे किसी का शो देखा था। उसमें जो मेंटोर थे, जो प्रेजेंटर थे, उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट करवाया था और पूछा था कि इससे आपको क्या सीख मिलती है। तो हमने जवाब दिया था,
अगर आप कितना भी मेहनत करो, आपका शेड्यूल कितना भी बिजी हो, आप अगर चाहते हो तो इसमें थोड़ा टाइम एडजस्ट कर सकते हो या थोड़ी जगह अपने लिए बना सकते हो। तो ये हमने आंसर दिया था। आपका भी शायद यही आंसर होगा कि अगर मैं बिजी शेड्यूल में थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूँ तो मैं अपना टाइम मैनेज कर सकता हूँ या अपना शेड्यूल मैनेज कर सकता हूँ, अपना काम मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट दिखाने का मेरा पर्पज़ ये है ही नहीं। मेरा पर्पज़ ये है कि हमने सबसे पहले क्या डाला, बड़े पत्थर डाले। अगर मैं पहले पानी डालता, उसके बाद रेत डालता और फिर बड़े पत्थर अंदर घुसाने की कोशिश करता, तो क्या ये बड़े पत्थर अंदर जा सकते थे? नहीं। इसका मतलब यह है कि बड़े पत्थर हमेशा हमको सबसे पहले ही अंदर डालने पड़ेंगे, तभी हम उनके लिए जगह बना सकते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में ये बड़े पत्थर क्या है? ये बड़े पत्थर है, ये बिग स्टोन्स है, ये बिग रॉक्स है। ये है हमारी खुद की हेल्थ, हमारा एजुकेशन, हमारे नियर और डियर वंस, जैसे कि स्पाउस है, बीवी है, पति है, बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव्स है, जो हमारे लिए क्लोज है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी किसके ऊपर है? मेरा मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। उसके बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं बड़े पत्थर हैं। उसके बाद हमने छोटे पत्थर डाले, रेत डाली। ये क्या चीज़ें हैं? ये चीज़ें हैं हमारा करियर, हमारे टारगेट्स, हमारे जो सेट किए हुए टारगेट्स रहेंगे या मेरे एक्सपेक्टेशन रहेंगे, ये सारे एक्सपेक्टेशंस है। और उसके बाद हमने पानी डाला। तो ये लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हमको कोई कहीं घूमने चलना है, ऐसे फ्रेंड लोग बोल रहे हैं कि चलो बाहर निकलते हैं, घूमने जाते हैं, या कोई पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहा है या कहीं और पे कुछ बिना काम की बातें चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा सबसे ज़्यादा टाइम होता है जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ऐसी चीज़ों पे जो लेस इम्पॉर्टेंट है। तो लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए सबसे लास्ट जगह होनी चाहिए अपने लाइफ में, ये बताने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था हमने। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे ये समझते हैं कि अगर मुझे मेरे फैमिली के लिए, मेरे हेल्थ के लिए, मेरे करियर के लिए टाइम मैनेज करना है, वक्त निकालना है, तो ये वक्त का प्रबंधन हम कैसे करें। तो आज का टॉपिक यही है, हमको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसकी स्किल सीखनी है, हमको वक्त प्रबंधन कैसे करना है उसके कौशल सीखने हैं। ये अभी हम लोग आगे धीरे धीरे 1 बाय 1 सीखेंगे। ये टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन करना कैसे, हम सभी जानते हैं। सबके पास 24 घंटे हैं, 24 आवर्स है सबके पास। कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई पिछली जाति का हो, कोई बड़ी जाति का हो, कोई भी हो, हर इंसान के पास 24 घंटे का ही वक्त होता है। फिर भी कुछ लोग सक्सेसफुल है, कुछ लोग हेल्दियर है, कुछ लोग अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से बिता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं। उसका कारण यह है कि हम लोग वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वक्त प्रबंधन कैसे करना है। इसमें एक बात है, 24 आवर्स में, 24 घंटे में आप क्या कर लोगे, आप कितना कमा लोगे, आप कितना सक्सेसफुल होगे, ये आपके खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट है, आपके खुद के ऊपर ही निर्भर है। जैसे कि आपके पास एजुकेशन क्या है, आपका कौशल क्या है, आपके स्किल्स क्या है, आपके अंदर ऊर्जा कितनी है, आप कितने उत्साहित है, आपके पास कैपेबिलिटीज कितना है, एबिलिटी कितना है, क्षमता कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इससे भी ज्यादा आपके पास संसाधन कितने हैं, संसाधन किस टाइप के हैं, इसके ऊपर आपके 24 घंटे में आप क्या अचीव कर सकते हो, क्या कमा सकते हो, ये निर्भर करता है। तो अगर मैं समय प्रबंधन कर लूं तो उसके लाभ क्या है, क्या फायदे हैं उसके। सबसे पहला फायदा यह है, अगर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली कर पाते हो तो आप खुद को स्वस्थ महसूस करोगे। आप जो काम दूसरा आदमी कुशलता से नहीं कर रहा है वो आप कुशलता पूर्वक कर पाओगे, और आपके सफलता का रेशियो, परसेंटेज ऑफ योर सक्सेस विल इंक्रीज, वो ज्यादा बढ़ेगा। ये इसके फायदे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस,
आप अपने आप को उत्साहित, एनर्जेटिक, शक्तिशाली महसूस करना चालू कर दोगे। आपका जो मूड है, आपकी जो मनोदशा है, वो हमेशा ठीक रहेगी। एक कुछ सफलता के फायदे हैं, टाइम मैनेजमेंट के फायदे हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली कर लोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट ऑल दीज बेनिफिट्स। अगर ये लाभ मैं लेना चाहता हूं तो मुझे क्या क्या करना चाहिए वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इसके अंदर बाधाएं क्या है, ये प्रभावी समय प्रबंधन में बाधाएं क्या क्या है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हम क्यों नहीं कर पाते। सबसे पहली बाधा यह है कि हमारा उद्देश्य, हमारा गोल सेट नहीं है या क्लियर नहीं है। तो अस्पष्ट उद्देश्य अगर है तो ये सबसे पहली बड़ी बाधा है, क्योंकि अगर उद्देश्य क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो हम लोग वो डायरेक्शन में, वो दिशा में काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा है पूरा जो भी हमारा काम है हमने पूरा डिसऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज किया हुआ है, पूरा गड़बड़ी है, इधर कुछ पड़ा हुआ है, इधर कुछ चीजें पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में जो भी चीजें हैं वो अपनी जगह पे नहीं है, या आपके ऑफिस में किताबें एक जगह पे, पेन दूसरी जगह पे, आपका लैपटॉप तीसरी जगह पे, ऐसा अस्ताव्यस्त पड़ा हुआ है, तो वो केस में आप इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर पेन की जगह फिक्स नहीं है और पेन आपने आज एक जगह पे रखी, कल दूसरे जगह पे रखी, तो आपको जब जरूरत पड़ेगी वो पेन को या वो पेपर को ढूंढने में आपका वक्त जाया जाएगा, बर्बाद कर दोगे वक्त को आप, राइट। ये दूसरी बाधा है। तीसरी बाधा है वो बहुत सारे लोगों के होते हैं। अगर मेनली अगर आप जूनियर हो तो वो टाइम पे आप सीनियर को ना नहीं बोल पाते हो। यहां तक मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने दोस्तों तक को ना नहीं बोल पाते हैं। तो ना नहीं बोल पाना ये भी एक बाधा है समय मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद और बाधा क्या आती है, इंटरप्शंस है, व्यवधान है। जैसे कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ मैं कुछ प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर सडनली मोबाइल बज जाता है या सडनली व्हाट्सएप का टोन बज जाता है तो क्या होता है, हमारा ध्यान उधर चला जाता है। वो मोबाइल की रिंग पे चला जाएगा, व्हाट्सएप के रिंग पे चला जाएगा, मैसेज पे चला जाएगा, और जैसे हमारा ध्यान उधर भटक गया तो हमारा फोकस जो पहले हम काम कर रहे थे, अगर पढ़ाई कर रहे थे, तो वो पढ़ाई से हटकर दूसरी जगह पे जाएगा। अगर सडनली कोई आपका दोस्त आ गया, कोई रिश्तेदार आ गए, तो ये भी टाइम मैनेजमेंट में बाधाएं है। इसके बाद हमको ये भी सोचना है कि कौन सा टाइम है जिस वक्त हम कुछ भी नहीं करते, ऐसे ही बैठे रहे या ऐसी चीज कर रहे जो हमारे किसी काम की नहीं है। जैसे कि सोशल मीडिया पे अपना टाइम बर्बाद कर देना, मैं वेस्ट बोलता हूं, वेस्ट ऑफ टाइम है सोशल मीडिया पे। काम की चीजें है तो जरूर देखो, बिना काम की चीजें है तो आपका सोशल मीडिया का टाइम कम कर दो। वो आपके निष्क्रियता का अवधि है, उसको क्रिएटिविटी में बदलना पड़ेगा। ये भी एक व्यवधान है टाइम मैनेजमेंट में। इसके बाद व्यवधान जो आते हैं वो है बहुत सारी चीजें एक बार करके करने के लिए बैठ जाना। बहुत सारी चीजें साथ साथ करने का किसी को हुनर होता है तो ठीक है, वो कर सकता है, लेकिन बहुत बार मैंने देखा है अगर आप सारी चीजें एक ही साथ करने जाओगे तो काम बिगड़ जाता है। मराठी में कहावत है, एक ना धड़ भाराभर चिंध्या, मतलब एक भी काम आपका ठीक तरह से नहीं होगा। तो उसके लिए आपको एक टाइम पे एक ही काम करो, वो काम खत्म करो, उसके बाद दूसरा काम ले लो। तो एक बाधा है आपकी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में। दूसरी बाधा है थकान या तनाव। आप अगर तनाव में है, आप अगर थके हुए हो, तो वो आप इफेक्टिव काम नहीं कर पाओगे। जैसे आप अगर घर पे या आपके दोस्तों के साथ झगड़ा करके ऑफिस में आ गए हो, उस दिन अगर आपके बॉस के साथ मीटिंग है, तो आप वो मीटिंग में इफेक्टिवली अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाओगे। तो आपको थकान या परेशानी है, तनाव से मुक्त रहना है, वो भी एक टाइम मैनेजमेंट का व्यवधान है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं 1 2 3 4 10 12 काम के बाद एक काम खत्म, तो दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, एक काम पे बाद काम के बाद काम करता जाओ। तो ऐसा होता नहीं है। आप अगर बीच में आपका मनोरंजन का टाइम, जो आपकी हॉबीज है, उसके लिए आप अगर टाइम नहीं दोगे तो ये भी एक बड़ा व्यवधान है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, बाधाएं आएंगी, इंटरप्शन आएंगी,
ये एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लो कि ये होने वाला है। दूसरा, वो कौन सी बाधाएं हैं, किस टाइप की बाधाएं है, उनको पहचानो और उसको ओवरकम करने के लिए, उसको काबू पाने के लिए हम क्या रणनीतियां अपना सकते हैं, उसके ऊपर हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम ये बाधाओं को काबू में ला सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। सेट योर गोल। आपका गोल अगर सेट है तो आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे, करने के लिए मजबूर हो जाओगे। लेकिन वो गोल कैसा होना? आपने बहुत बार सुना होगा कि स्मार्ट गोल सेट करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट? SMART। ये हर शब्द है, ये शब्द का एक मतलब है। जैसे कि स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। फर्स्ट इज एस, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट। मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब उसको हम माप सके, उसको गिन सके कि ये इतने टाइम में आना वाला। इसके बाद हमें यह सोचना है कि हमारा गोल अचीवेबल है कि नहीं, मतलब प्राप्त करने योग्य है कि नहीं है। आपको ऐसे गोल सेट करने जो प्राप्त करने योग्य हो, अचीवेबल हो। आप चांद तोड़ोगे, तारे तोड़ेंगे, सूरज तोड़ के लेके आऊंगा, ऐसे वाले गोल सेट नहीं कर सकते क्योंकि वो अचीवेबल नहीं है। रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, वास्तववादी, वास्तविक होना चाहिए। हवा में गोल सेट करके कुछ फायदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो टाइम बाउंड गोल होनी चाहिए, समयबद्ध होनी चाहिए। तो उसको स्मार्ट गोल बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडस्ट्री में काम करता हूं, मैं ये सोचूं कि मैं 1 साल के अंदर मेरा प्रोडक्शन 100 टन तक लेके जाऊंगा, तो ये हम लोग ये देखते हैं कि हमने जो डिस्कस किया ये स्मार्ट गोल है कि नहीं है। सबसे पहला यस, स्पेसिफिक है, हाँ है, क्योंकि इसमें हमने स्पेसिफिक ये रखा है कि 100 टन का मुझे टारगेट अचीव करना है। मेजरेबल है, हाँ, क्योंकि कितना टन अचीव किया वो पता चल जाएगा। अचीवेबल है क्या? 1 साल के अंदर 100 टन, हाँ अचीवेबल है। रियलिस्टिक है क्या? हाँ रियलिस्टिक है। टाइम बाउंड है क्या? हाँ टाइम बाउंड है, क्योंकि हमने 1 साल का टाइम दिया हुआ है। तो ये स्मार्ट गोल है। फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आपको गोल भी स्मार्टली सेट करने पड़ेंगे। एक बार आपने गोल सेट कर लिया तो टाइम मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट ये है कि आपको प्राथमिकता डिसाइड करनी पड़ेगी। आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। वो लिस्ट में आपको ये डालना पड़ेगा कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज को देनी है, सेकंड प्रायोरिटी किस चीज को देनी है, थर्ड किस चीज को, फोर्थ किस चीज को। ऐसे अगर आप प्रायोरिटाइज कर दोगे तो उसके बाद क्या करना है, एक लिस्ट बन गया, प्रायोरिटाइज हो गया मेरा गोल। उसके बाद आपको यह करना है कि जो चीजें आप कर सकते हो, डू, आप कर सकते हो तो उसको कर देना, राइट। जो चीज आप नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ योर बिजी शेड्यूल, बिकॉज ऑफ योर स्किल, आपका जो भी रीजन हो, उसके कारण आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको उसको डेलीगेट करना पड़ेगा, मतलब किसी और को सौंपना पड़ेगा। आपको एक प्रतिनिधि नियुक्त करना पड़ेगा, वो प्रतिनिधि आपके लिए काम करेगा। वर्क डेलीगेशन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों को ऐसा लगता है कि सारी की सारी चीजें मैं खुद कर लूं, वो होगा नहीं, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो पहले जो कर सकते हो उसको करो। दूसरा, जो डेलीगेट करना पड़ेगा वो आपके प्रतिनिधि को डेलीगेट कर दो, उसको हैंड ओवर कर दो। तीसरा क्या है, डिले करो। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम लोग उसको कुछ समय के लिए ठहरा दे सकते हैं, कुछ समय के लिए आगे ढकेल सकते हैं। तो ऐसे वर्क आपने जो आइडेंटिफाई किए तो उसको आप थोड़ा डिले कर दो, आगे ढकेल दो। और लास्टली डिलीट। डिलीट का मतलब है, ये 4 Ds है, डू, डेलीगेट, डिले और डिलीट। ये जो 4 D है, इसमें से आपको प्रायोरिटाइज के हिसाब से, आपकी प्राथमिकता के हिसाब से आपको काम करना है। जो कर सकते हो उसको करो, जो डिलीट करना है उसको डिलीट करो, जिसको डिले कर सकते हो उसको डिले करो, और जो डिलीट कर सकते हो मतलब मिटा सकते हो उसको मिटा देना। क्योंकि ऐसी कुछ चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऑडिट का लक्ष्य बना के चल रहे हो और ऑडिट के टाइम पे अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट का अगर कोई इंस्पेक्शन करने आ रहा है तो आपका फोकस इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर होना चाहिए, ना कि कंपनी के गेट के बाहर क्या चल रहा है, कंपनी के बाजू वाला रास्ता कैसा चल रहा है, उसके ऊपर ध्यान देने का कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसी चीजें आप मिटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो आपके लिस्ट में से। प्राथमिकता हम लोग जब बोलते हैं कि डिसाइड करो, तो प्राथमिकता डिसाइड करने के बाद
आपको यह भी समझना है कि उसमें से अत्यावश्यक चीजें क्या है। जो अत्यावश्यक है उसको पता करो और उसके ऊपर सबसे पहले काम करो। उसके बाद जो आप जल्दी पूरा कर सकते हो उसको जल्दी पूरा कर दो, तो एक काम कम हो जाएगा। तीसरा है, जिस चीज को भी आप डिले करना चाहते हो उसको हमेशा के लिए आप डिले नहीं कर सकते हो। तो उसको आपको क्या करना है, डिले कर रहे हो तो डिले कितने दिन तक, उसके लिए आपको जिन चीजों को आप देरी करना चाहते हो उसके लिए आपको समय सीमा भी तय करनी पड़ेगी। अदरवाइज वो डिले होता जाएगा। जो डिले होगा लेस इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट में आ जाएगा, उसकी प्राथमिकता बढ़ जाएगी और फिर आपके पास उसके लिए टाइम नहीं बचेगा। तो जो चीजें आप डिले कर सकते हो उसको समय सीमा के साथ बांध दो। दोस्तों, आपने शायद 80-20 या 20-80 का नियम सुना होगा। इसमें क्या होता है, 20% चीजें आपको 80% रिजल्ट देती है, या 20% एफर्ट आपको 80% रिजल्ट देती है, और वाइस वर्सा 80% ऐसी चीजें होती है जो 20% ही रिजल्ट देती है। तो आपका फोकस वो 20% चीजों पे होना चाहिए जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी में आपको ये फिक्स करना है कि ये 20% जो चीजें हैं ये मुझे 80% रिजल्ट देने वाले हैं, तो मैं वो 20% चीजों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूं, सबसे पहले खत्म करूं, तो मेरा 80% का काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंपनी में अगर 100 लोग हैं, हो सकता है कि पूरी कंपनी में 20 ही स्किल्ड पर्सन हो, 20 ही लोगों के पास पूरा कौशल हो। तो ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करो, वो आइडेंटिफाई करके उनको वर्क दे दो, तो वो 20% लोग आपको 80% अचीवमेंट दे देंगे, और बाकी 20% के लिए शायद जो अनस्किल्ड वर्कर है, लो स्किल्ड वर्कर है, वो 80% होंगे लेकिन वो रिजल्ट देंगे खाली 20%। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कुछ प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो क्वालिटी प्रोडक्ट का बनना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो पैकिंग बाद में करते हैं वो कम इंपॉर्टेंट है। तो 20% वर्क अपना उनके ऊपर, जो प्रोडक्ट क्वालिटी बनानी उसके ऊपर, और रिमेनिंग 80% वर्क एक्चुअली है जो टाइम जा रहा है वो आपके पैकिंग के ऊपर जा रहा है। तो आपको 20-80 आपके हिसाब से सेट करना है। सिमिलरली आपका टाइम भी आप उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हो कि कौन सा 20% टाइम मेरा प्राइम टाइम है, मुख्य टाइम है, तो मैं उसमें काम करूं तो मेरा रिजल्ट 80% आ जाएगा। अकॉर्डिंगली अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को मॉर्निंग आवर्स में जो आप पढ़ाई करोगे तो वो 20% टाइम आपको 80% रिजल्ट देगा। हालांकि जब डिस्टर्बेंस ज्यादा है, आप थके हारे घर पे आ गए हो, वो टाइम पे अगर आप पढ़ाई करते हो तो वो टाइम पे आपका 80% टाइम वेस्ट होगा लेकिन रिजल्ट 20% ही आएगा। सो आई थिंक आपके ये समझ में बात आ गई होगी। एक बार हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली तो उसके बाद हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उनका सही तरीके से आयोजन करना पड़ेगा। उसके लिए आप लिस्ट बनाते टाइम पे या तो पेन और पेंसिल का इस्तेमाल करो, या आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करो, या आप मोबाइल का इस्तेमाल करो। उसमें आप उसके ऊपर डेट डाल दो, ये टाइम पे मुझे ये काम करना है। या अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो मोबाइल में आप अलार्म के साथ सेट कर सकते हो कि ये अलार्म बजेगा तो मेरा ये काम चालू करना है। अकॉर्डिंगली आप उसका सही तरीके से आयोजन कर सकते हो। मैंने जब डिस्कस किया था कि अगर आप ना नहीं कर पाओगे, हमने जो व्यवधान है वहां पे डिस्कस किया था कि ना कहना बहुत जरूरी है। कुछ चीजों के लिए ना कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें आप खुद से नहीं कर पाओगे। वो पूरा आप अंडरलाइन कर लो कि सारी चीजें आप खुद से नहीं कर पाओगे। आपको एक जगह पे आके ना कहना होगा। अगर आप किसी काम में व्यस्त हो तो आपको, आपके मित्रों को आपको यह बताना पड़ेगा कि आज के लिए मैं व्यस्त हूं, मैं कल आपके साथ आ सकता हूं, परसों आ सकता हूं। बॉस को भी आपको सामने से पोलाइटली ये बोलना पड़ेगा कि मेरे पास इतने इतने काम है, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, कृपया आप ये काम दूसरे को असाइन कर दो। अदरवाइज आप अगर ना नहीं करोगे तो काम बिगड़ जाने की पूरी पूरी संभावना है। दूसरा, ऐसा काम हाथ में ही मत लो जो काम की आपको जानकारी नहीं है, यू आर नॉट वेल ट्रेंड ऑन दैट वर्क। अगर आपको वो बात का ट्रेनिंग नहीं है, वो बात की जानकारी नहीं है, तो वो काम हाथ में नहीं लेना चाहिए और वो आपको पोलाइटली ना बोल के किसी दूसरे को हाथ में देना चाहिए। तीसरा है, ना बोलने का एक फायदा है, अगर आप ना बोलते हो तो आपके हाथ में जो काम है उसके ऊपर का आपका फोकस बना रहेगा
आप अपने लक्ष्य पे कायम रहोगे। आप अगर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो, समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपको अपने प्रतीक्षा समय का सही इस्तेमाल उपयोग करना पड़ेगा। ये कौन कौन सी जगह है जहां पे आपका प्रतीक्षा समय होता है? एग्जाम्पल, सार्वजनिक परिवहन पर, जैसे कि आप ट्रेन से कहीं पे जा रहे हो, बाय बस कहीं पे जा रहे हो, बस लेट है, ट्रेन लेट है, आपके पास समय है, आपका प्रतीक्षा समय तब चालू होता है। ये प्रतीक्षा समय हम कभी भी सही काम के लिए यूज नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम हम उसको सोशल मीडिया पे बर्बाद कर देते हैं। तो आपको प्रतीक्षा टाइम, ये जो टाइम है, इसका सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद कहां पे है? आप अगर डॉक्टर के पास गए हो, आपका नंबर जब तक नहीं आता तब तक आपको वैसे ही बैठे रहना पड़ता है। उससे अच्छा है कि आप बैग में से कोई किताब निकालो, नोटबुक निकालो, उसका सही इस्तेमाल कर दो। आपके कोई करस्पॉन्डेंस है, फॉरवर्डिंग लेटर्स लिखने हैं, मेमोज लिखने हैं, या किसी पहले वाले प्रश्न को या पत्र को उत्तर देना है, ऐसी चीजें आप वो टाइम पे कर सकते हो। तो ये समय का सही सदुपयोग है, आपके प्रतीक्षा काल का सही उपयोग आप कर सकते हैं। आप विमान से कहीं जा रहे हो, विमान एयरपोर्ट पे, तो कम से कम 1.5-2 घंटे का टाइम हमेशा आपके पास रहता है। तो वो टाइम का आप सही इस्तेमाल कर दो। और अगर आप किसी भी लोकेशन पे, अगर मीटिंग पे जा रहे हो या आप कंपनी में काम पे जा रहे हो और आप समय से जल्दी पहुंच गए हो, तो आपके पास 15 से 20 मिनट, कभी कभी 1 घंटे का भी टाइम होता है। ये भी प्रतीक्षा काल आप समय का नियोजन करके आपके अच्छे के लिए, आपके टारगेट अचीव करने के लिए आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आप अपने व्यक्तिगत प्राइम टाइम पर विचार करें। प्राइम टाइम क्या है? जैसे मैंने बोला, किसी के लिए हो सकता है कि मॉर्निंग आवर्स, सुबह का समय प्राइम टाइम हो, किसी के लिए दोपहर का हो, किसी के लिए इवनिंग का हो, किसी के लिए देर रात का हो सकता है। आपका प्राइम टाइम क्या है वो देखो, क्योंकि ये प्राइम टाइम हमेशा ही सुबह होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोगों का शिफ्ट में काम करने की वजह से उनका प्राइम टाइम चेंज हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए मॉर्निंग आवर्स प्राइम टाइम हो सकता है। कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट को देर रात में पढ़ाई करने में मजा आता है, उनको समझ में आता है, तो उनके लिए वो प्राइम टाइम है। तो आपको जो प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट वर्क है, वो आप अगर ये प्राइम टाइम पे करते हो तो आपका स्पीड भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगा और सक्सेस का परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो आप अपना प्राइम टाइम आइडेंटिफाई करें और अकॉर्डिंगली उसको काम करें। इतना सब करने के बाद आप अगर अपनी सफलता का जश्न नहीं मनाएंगे तो आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते। आप कितना भी काम कर लो, आप कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, आपका सेलिब्रेशन सफलता का नहीं करोगे तो ये कोई भी चीज किसी भी काम की नहीं है। सेलिब्रेशन करने का मतलब है आप अपने आप को बख्शिशी दे रहे हो, अपने आप को आप मोटिवेट कर रहे हो, एनर्जाइज कर रहे हो। और ये सेलिब्रेशन में क्या होता है, देखो, हमने सबसे पहले डिस्कशन में बात की थी कि हमारे जीवन में हमारी खुद की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे फैमिली मेंबर्स, वाइफ, माँ बाप, बच्चे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। हमारे रिलेटिव्स इंपॉर्टेंट है। अगर जो टाइम पे आप सक्सेस को सेलिब्रेट करते हो तो ये सारी चीजें आपके साथ रहेंगी और ये सेलिब्रेशन के कारण आपका हेल्थ भी अच्छा बना रहेगा। आपके रिश्तेदार, आपके अपने सगे, आपकी हेल्थ, मेंटल, फिजिकल हेल्थ, ये सब ठीक रहेगी। इसके लिए whenever you get success, don't forget to celebrate the success। तो इसके लिए आपको अपनी सफलता का जश्न मनाना चाहिए। मुझे लगता है ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आप जरूर इसका अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करोगे और ये आपके सक्सेस स्टोरी में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर हियरिंग। बट अगेन मैं आप सभी को धन्यवाद भी देता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि कृपया आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन प्रायोरिटी में मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।